सीज़ फायर के सेठी साहब, जिसे एक तारीखी दस्तावेज़ ईरान करार देता है, जो पाकिस्तान ने करवाया एक MOU, उसके 60 दिन कल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 17 जून को ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ था जब साइन हुए थे MOU के। अब इसकी एक्सपायरी के ऊपर सभी ये सोच रहे हैं कि क्या हम इसे एक डेडलॉक समझें और इसके बाद दोनों तरफ से कोई ना कोई इंतहा पसंदाना इकदाम उठ सकता है, स्पेशली फ्रॉम अमेरिका, कि वहाँ से हम खबरें सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं और आपने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि कोई बड़ा हल्ला बोला जा सकता है मिड टर्म से पहले, उन्हें अपनी नाक बचानी है। सो आफ्टर दिस आप क्या होता देख रहे हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, दोनों साइड्स एग्री कर जाएं कि इस सीज़ फायर को हमने एक्सटेंड करना है। हालांकि कोई एक्चुअल सीज़ फायर तो है नहीं, हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मगर एक नेम सेक के लिए जी सीज़ फायर है, सीज़ फायर है। अमेरिका भी कहता है हमने बंद किया हुआ है स्ट्रेट को, वो कहता है हमने खोला हुआ है। उधर वो MOU में था कि इसराइल जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। इधर इसराइल ने फिर लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, 11-12 लोग मार दिए, वो तो रुक नहीं रहा है। और सो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और इस वक्त फिर पाकिस्तान और कतर और टर्की वगैरह की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए और भाग दौड़ हो रही है। और मेरा ख्याल है कहें या ना कहें, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा और अमेरिका इसको एक्सटेंड करेगा। हाँ, मतलब अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो समझे एक्सटेंड हो गया ना। ओके, ये तो नहीं होगा ना कि जी 17 तारीख को सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुई और अब अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। ये नहीं होगा। ये इस हफ्ते बमबारी नहीं शुरू होगी, इस हफ्ते बातें होंगी ऑफ एक्सटेंशन। अच्छा। और दोनों तरफ कहेंगे कर दिया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं ईरान के साथ, ईरान कहता है हम नहीं बात कर रहे। तो कोशिश तो ये हो रही है कि बात करें, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ चलेगी और इन डिफेक्टो जैसे कहते हैं ना, हकीकी तौर पे एक्सटेंड हो जाएगा ये। अच्छा, और ऐसे में कोई रिलीफ का ऐलान भी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लिए कर सकते हैं कि सैंक्शंस उठा दें या फंड्स अनफ्रीज कर दें? अभी कुछ नहीं होगा, बात शुरू होगी फिर और से। उसके लिए ईरान को कुछ देना पड़ेगा ना, अमेरिका या अमेरिका को कुछ देना पड़ेगा, कुछ ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, जाहिर है। अच्छा, अब ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जितनी देर खींच सके उतनी देर डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ़ हो रही है और ये हकीकत है। अमेरिकन ख़ुद कह रहे हैं कि जी जितनी देर ये काम चलेगा, ईरान का नुकसान तो है तो होगा, मगर इधर साढ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और डॉलर का नुकसान हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी का नुकसान हो जाएगा। बड़ा मतलब वहाँ तो सिचुएशन गिर रही है ना डोनाल्ड ट्रंप की, और वो बहुत कीन है जल्दी करे कुछ ना कुछ मुकमका करिए। अच्छा, इस सारी सूरत में ईरान आराम से चल रहा है, को स्लो कर रहा है। नथिंग टू लूज, ऑब्वियसली। ठीक नहीं, लूज तो होगा बहुत कुछ, बट वो आदी है। हाँ, वो कहते हैं ठीक है, दिस इज वर्थ इट जी, इस दफ़ा लूज कर लेते हैं, आगे जाके नहीं इस दफ़ा कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है अभी करो, वो ईरान तैयार नहीं है, तो इसलिए अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी देता है और फिर बात भी करता है। उधर से JD वैंस ने, आपने पिछली दफ़ा भी मैंने याद दिलाया आपको, JD वैंस कहता है इशू अब सिर्फ 2 रह गए। एक इशू रह गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और एक रह गया है न्यूक्लियर। एक वो कहते हैं हॉर्मुज़ जो है ये अभी हमने सेटल करना है और न्यूक्लियर आगे जाके होता रहेगा आराम से। तो उन्होंने तो सिर्फ हॉर्मुज़ की बात कर ली है। इधर से ओमान ने और ईरान ने आपस में तय कर लिया है और मेरा ख्याल है उसमें कतर भी है। वो कहते हैं हमने एग्रीमेंट हो गई है कि ये कैसे इसको मैनेज करना अपने मामला। और अगर ये सारे मिल के कहते हैं कि हमने तय कर लिया कैसे मैनेज होगा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है कि जी मैं तो गया था बिकॉज इनका सारी ऑयल रुक गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, अब इन्होंने आपस में तय कर दिया ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर से, तो व्हाट्स द बिग डील। तो वो कहेगा मैंने खुलवा दिया, मैंने ये डील करवा दी है, ये कह के तो वो निकल जाएगा। राइट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो अगला स्टेप है कि ऑयल फिर से आना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा और ये आपस में तय हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि अच्छा जी ये तो मैंने कर लिया, मगर वो न्यूक्लियर क्वेश्चन कहाँ गया? वो न्यूक्लियर क्वेश्चन तो ईरान, मैं समझता हूँ जो पहले एग्री करने के लिए तैयार था, अब नहीं है जी। और ऊपर से ये पहुँच जाएगी, वी आर ऑन दी मिड टर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि अब अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त ये अग्री हो जाएगा जी कि सबने मिल लिया, ये कर लिया। सितंबर एंड देन अक्टूबर, 2 मंथ्स डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रेटिंग्स ठीक करना है। और रेटिंग्स कैसे ठीक होंगी, वो तो और ख़राब होती जा रही हैं। बिकॉज कुछ लोग कहेंगे नहीं बच गए, मगर ज़्यादातर तो लोग यही कहेंगे भाग गया, लड़ गया, हार गया, डोनाल्ड इसके पीछे पड़ जाएंगे जी। बहुत से ग्रुप्स वहाँ कि तुम तो छोड़ के आ गए हो, अगर पहले तो ये भी नहीं था, अब तुम्हें ये देना पड़ गया, तुम तो ये करने गए थे, तुमने किया नहीं, तो वो तो इसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं लूज़ द मिड टर्म्स। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी का और अमेरिका का। इसलिए जो मुझे जिस चीज़ का फ़िक्र है,
पहले ही लोग कहते थे जी बूट्स ऑन ग्राउंड। मैं हमेशा कि जी अब तो और कोई चारा नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड ही करने पड़ेंगे, फिर जाके रेजीम चेंज होगी। इन्होंने फिर ये फैसला किया कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसमें तो बड़ी कैजुअल्टीज हो जाएंगी। अमेरिकन तो तैयार नहीं है पब्लिक डेड बॉडीज़ के लिए, बॉडी बैग्स के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं करेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, बिकॉज वो तो सुसाइड है, वो अमेरिकन मारे जाएंगे। और वियतनाम के बाद हुई फैसला हुआ था कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ना वो उसी सिचुएशन में करने हैं जहाँ हमारी डेड बॉडीज़ ना हो इतनी, तो यहाँ तो मारे जाएंगे, अब क्या करना है। और पहले ये सोचा कि बूट्स ऑन ग्राउंड मिल के कर लेते हैं, इसराइल भी आ जाए, सऊदी अरेबिया भी आ जाए, कुवैत भी आ जाए, सारे 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार दे दें, तो अमेरिका के भी आ जाएँ 1 लाख, और उधर से ये आ जाए, तो शायद हम कुछ ना कुछ प्रेशर जॉइंट फोर्स कर लें। वो भी तैयार नहीं है। मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स उनके पास है ही कुछ नहीं, वो लड़ने के लिए नहीं है, दे डोंट हैव एनी फाइटिंग फोर्स। हाँ, वो तो खफा भी है स्ट्रेटजी पे, तो वो तो दे डोंट वांट इट। उनको पता अमेरिका का कुछ भी नहीं होगा, बंदे मारे जाएंगे, साढ़े बंदे भी मारे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ जाएगा, तो सारी उम्र के लिए फारग हो जाएंगे, ये सब तबाही हो जाएगी मिनट। तो वो तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। तो अब रह क्या गया, आप याद होगा कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था डिस्कशन ऑन दिस इशू, मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर। वो हुआ जब जापान के ऊपर उन्होंने 2 बम फेंके अगस्त के महीने में ही। उस वक्त कंसेंसस साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका का ये था कि हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी जापान तैयार है सरेंडर करने के लिए, इशारे भी आ चुके हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, वो कहते हैं नहीं ये ज़रूरी है तो 2 चीज़ों के लिए, एक तो ये टेस्ट करने के लिए कि कितने बंदे मार सकते हैं, दूसरा ये सिग्नल देने के लिए सोवियत यूनियन को कि अब हम हेजेमन है, हमारे पास ये बम है, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अमेरिकन स्ट्रेटजी थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, वी आर गोइंग टू बी द मेन हेजेमन, अब ये सोवियत यूनियन को नहीं हम बनने देंगे। सो देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसमें उन्होंने 2 लाख 3 लाख जापानी मार दिए। उनके लिए ये चीज़ कुछ नहीं होती जी, वो ठीक। अब भी अमेरिका के अंदर लोग हैं जो कह रहे हैं एक तरीका निकलने का यहाँ से, इस दलदल से निकलने का ये है कि वो जो पहाड़ है जिसके नीचे प्रोपेगेंडा ये है या रिपोर्टिंग ये है कि उसके नीचे यूरेनियम इन्होंने संभाला हुआ है और वहाँ यूरेनियम फैसिलिटीज़ हैं ईरान, पिकैक्स माउंटेन। तो ठीक है, फिर उसके ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही फेंक दिया जाए। अच्छा, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया, कहते हैं ना कि हमने तो उनकी हमने ओब्लिटरेट कर दिए, फिर साथ में कहता है ये मसला भी हल नहीं हुआ, अभी वो यूरेनियम भी पड़ा हुआ है, वो किसके पास, दोनों चीज़ें बात करते हैं ना, तो कोई यकीन नहीं करता बाहर कि क्या इन्होंने उसका किया क्या नहीं। तो इसके साथ ये होगा कि ही कैन क्लेम कि हमने न्यूक्लियर बम फेंका वहाँ और वो सारा कुछ तबाह कर दिया, अब हम आ सकते हैं, हमने मसला न्यूक्लियर का ख़त्म कर दिया, अब ईरान का भी न्यूक्लियर नहीं बन सकता। ये क्लेम करके एज विक्ट्री तो अमेरिका बाहर निकल सकता है। पहले जब मैंने ये बात कही थी कि डोंट फॉरगेट अमेरिका बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स को रूल आउट नहीं कर रहा, और ये ना हो खुदा न ख्वास्ता कि वो ऐसी स्टेज आए कि वो डोनाल्ड ट्रंप बात मान जाए उस सेक्शन की, हॉक्स जो है कि जी सुटो एक बम, इसके साथ पता तो चले कि वी आर स्टिल द सुपर पावर, हम ये कर सकते हैं, स्पेशली इस स्टेज पे जबकि उसके सारे मिडिल ईस्ट एलाइज जो है वो भाग गए, वो समझते ये तो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, ये तो चिकन आउट हो गया। और वो अड्डे खत्म करने का भी ऐलान कर और अड्डे खत्म करने का भी ऐलान आ रहा है, तो क्यों जी अब तो उसको ट्रस्ट कोई नहीं करता। यहाँ तक कि साउथ कोरिया जो है जो कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ कहता है बात करने के लिए नहीं आ रहा है, अमन की बात करो, वो भाई वहाँ से भी अमेरिका भाग गया है। तो हर जगह पे जापान जो है वो फिक्रमंद है कि चाइना के खिलाफ हमें कौन डिफेंड करेगा, चाइना कल को ताइवान लेता है तो हम क्या करेंगे तो उन्होंने भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री शुरू कर दी है। इधर साउथ कोरिया तैयार हो गया, इधर ये सारी गल्फ स्टेट्स हैं, ये कहते हैं निकलो जी असी आप पे अपनी सिक्योरिटी कर लेते हैं, पाकिस्तान आ जाए तुसी आ जाओ, असी मुकमुका कर लिए और लैंड देन करके साड़ी जान छोड़ो, तुझ तो सानू मरवाता है, बचाना है इसको तो मरवाता है सानू, और तो हम तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। तो इसको काउंटर करने के लिए जो लोग कह रहे हैं कि पेट्रो डॉलर फारग, ये जो सब कुछ हुआ है ये इसकी एक मिलिट्री डायमेंशन है, इसकी एक इकोनॉमिक डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशन ये है कि अगर अमेरिका यहाँ से विड्रॉ करता है एज अ लूज़र, तो फिर द मेन अटैक इज़ गोइंग टू बी ऑन द डॉलर, क्योंकि जो अग्रीमेंट हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद वो ये अग्रीमेंट हुई थी कि जो सारा यूरोप मिडल ईस्ट का ऑयल है ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे डॉलर के अंदर, और वो डॉलर्स जो कमाएंगे वो डॉलर सारे के सारे अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, अमेरिकन डेट पाइल अप होगी अब, और उसके साथ डॉलर स्ट्रॉन्ग है। जिस दिन
इन्होंने युआन या रूबल के अंदर ख़रीदो फरोख्त करनी शुरू कर दी मिडिल ईस्ट ने, तो ये तो अमेरिका का डॉलर, क्योंकि अमेरिका की डेट बहुत ज़्यादा है, अमेरिका जो और डेट लेके अपनी पुरानी डेट जो है उसको पूरा करता है। आज अगर चाइना और ईरान और ये सब लोग अपने, और कतर और सऊदी अरेबिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये अगर आप पुल आउट करना शुरू करते हैं कि हमने नहीं रखना है, हमने गोल्ड रखनी है या हमने रखना है वो, तो फिर क्या होगा? द होल ग्लोबल सिस्टम विल कोलैप्स। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो इट्स नॉट जस्ट द रिट्रीट ऑफ अमेरिका, इट्स द रिट्रीट ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन द डॉलर एंड अमेरिकन हेजेमनी एंड सुप्रीमेसी। तो इसलिए टू मच इज एट स्टेक हियर, एंड मुझे डर जिस चीज़ का लगता है, अल्लाह रहम करे, कि अगर अमेरिका ने फिर ये फैसला किया, अब एक ही तरीका है ये सब चीज़ को रोकने के लिए, फिर इस्टेब्लिश किया जाए कि हम रूथलेस हैं, हम वर्ल्ड पावर हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीत के निकले हैं यहाँ से, और जो आगे गड़बड़ करेगा हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बिकॉज अभी शुरू होगी ना ये बात कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स कितने गए, दौड़ गए, इनका सारा जो तरीका है जंग करने का वो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड वो तो फेल हो गया, अब आगे क्या करेंगे? तो इन्होंने ये ना हो कि ये सोचे कि नाउ द न्यूक्लियर ऑप्शन, तो अगर वो हुआ तो देन वी आर इन वेरी सीरियस वाटर्स, देन तो अब अमेरिका क्या करेगा? एंड आई थिंक दिस इज़ वाई कुछ लोग कह रहे हैं ईरान ओवरहैंड ना, अपना हैंड ओवर प्ले ना करे, बात मान ले, कुछ करे, कोई अमेरिका को रास्ता दे निकलने का यहाँ से, नहीं तो वो पागल हैं, वो ये ना करेंगे सारे रास्ते बंद करके ये हो जाए। अब तो वी आर ऑल इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। तो सेठी साहब 1945 में तो पाकिस्तान जैसे कोई स्टेबलाइजर फोर्स तो नहीं थी, नहीं कोई नहीं। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं ना कि मुख्तलिफ ममालिक इसी समत में जाने से अमेरिका को रोक रहे हैं। तो तहजीब को ख़त्म करने, मिटाने का जो एक अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी, उनको उसको खुश उसलूबी से डिफ्लेक्ट नहीं कर दिया गया, उस चीज़ को नल एंड वॉइड नहीं कर दिया गया ऑप्शन को? नहीं, अच्छा। जब तक हम अमेरिका को सूट करता है सीज़ फायर और कोई अपने आप के लिए कंसेशंस एक्सट्रैक्ट करना, तो वो हमारे साथ है। अदरवाइज़ अगर उसका ख्याल है कि पाकिस्तान और ये लोग जो है ना ये ईरान की साइड ले रहे हैं, और जो भी अपनी तरफ से न्यूट्रल भी हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी का नुकसान हो रहा है इन एनी वे दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड द रिपब्लिकन, तो दे केपेबल ऑफ एनीथिंग। पाकिस्तान एंड कतर आर नॉट इम्पॉर्टेंट देन। ये है अमेरिका के हालात इस जंग को लेकर, डू और डाई का मामला है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी जाहिर है जो मिड टर्म है वो बहुत अहम है, उन्हें अपनी नाक, अपनी साख बहुत अजीज़ है, और जिस तरह के अनप्रेडिक्टेबल हैं तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना इस सूरत हाल में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इंडिकेटर्स हम देख सकते हैं। अच्छा सेठी साहब, बड़ा अच्छा आपने बताया कि हर खिते से अमेरिका इन अ वे विड्रॉल कर रहा है। उन्होंने यूरोप को भी एक सवालनामा भिजवा दिया है कि बताएं आप किस हद तक अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार है, और दिसंबर तक हम देखते हैं कि यूरोप भी अपनी पोजीशन वाज़े कर देगा। बट एक ऐसा मुल्क जहाँ से अमेरिका ने बड़ी जल्दी में इनखला किया था वो है अफगानिस्तान, जिसके हमने कल तालिबान रूल के 5 साल के ऊपर बात की। उसमें आपने उनकी इकोनॉमी की बात की, लेकिन यूएन हो या मगरबी ममालिक हो, उन्होंने पूरा चार्ज शीट कर दिया तालिबान को कि आपने तो इंसानी हुकूक का हशर कर दिया। दोहा एग्रीमेंट में जिस हवाले से बात की थी आपने किसी भी मुआहदे की पासदारी नहीं की। तो ये जो तालिबान करते फिर रहे हैं उसकी तो हालत बड़ी तशवीशनाक है। इस सब के होते हुए उनके रूल को कैसे कामयाब समझा जा सकता है? आप सही कह रही हैं, बिकॉज यस्टरडे जो सवाल था वो ये था ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल जी, तो उसका जवाब मैंने बताया था। मगर दूसरा सवाल ये है कि ये कर क्या रहे हैं, अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, और उसके ऊपर ही तो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 2 किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक ये कि किस किस्म की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और ये इकोनॉमी कर रहे हैं और सोशल इंडिकेटर्स इनके क्या हैं, और दूसरा ये है कि किस किस्म की एग्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट इज़ अ वेरी मेजर इशू। तो आई थिंक दोनों की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दिला देते हैं। देखिए इंडिकेटर्स मैट्रिक्स, ये जो यूएन वालों की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें बताई हैं कि सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के 2021 से पहले सारे खुले हुए थे। 2026 में वो कहते हैं 25 लाख लड़कियां स्कूल गोल गई बैंड हो गई हैं। जो बच्चियां उनको बैन तालीम नहीं हासिल करेंगी, तालीम ही नहीं उनको इजाज़त दे रही, और वो कह रहे हैं 2030 तक 40 लाख हो जाएंगे। लुक एट दिस, कितनी ज़्यादती है। पहली बात, हायर एजुकेशन की तरफ आएँ, वो कहते हैं पहले हायर एजुकेशन में कुछ 27% ख़वातीन जो थी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड थी 2019 में, वो कहते हैं ये भी बैन कर दिया उन्होंने, कंप्लीट बैन कर दिए। अब कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स ख़वातीन नहीं बन सकती। उसके बाद आइए प्राइमरी लेवल स्कूल, वो कहते हैं कि इस वक्त 20 लाख
प्राइमरी स्कूल की बच्चियां जो हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल जी एंड चिल्ड्रन, इसमें से 60% हैं जो बच्चियां हैं, बाकी 40% बच्चे हैं। अब आइए फीमेल टीचर, वो कहते हैं पहले टीचर्स भी मिल जाते थे क्योंकि तालीम हायर एजुकेशन भी हो रही थी थोड़ी बहुत, अब वो कहते हैं कि टीचर्स ही नहीं मिलते हैं और कहते हैं कि 11,000 क्वालिफाइड फीमेल टीचर्स की शॉर्टेज है इस वक्त, मगर है ही नहीं, वो आपने ख़त्म ही कर दिया सारा, जो बुनियादी ख़त्म कर दी, बुनियादी जहाँ ख़त्म से कर वो दी। आएगी। अच्छा, फिर ये है कि इस वक्त लेबर फोर्स, जी वो कहते हैं पहले लेबर फोर्स में NGOs थे, मीडिया था, ये था वो था 2021 से पहले, अब वो सब बैन हो चुके हैं। जी और वो कहते हैं कि कम अज़ कम 6 लाख ख़वातीन जो हैं वो वर्क फोर्स से बाहर होंगी, जिसकी वैल्यू को $10 अरब के करीब है, जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं बाय 2066। जी, ये अफरादी कुव्वत से ख़वातीन को निकाल दिया गया, जी, माइनस बिल्कुल। कर दिया गया। तो अब फिर ये है कि रिप्रेशन कितनी है, वो कहते हैं, हमने रिसर्च की है कि 75% ख़वातीन अफ़गानिस्तान में अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। 75% अफ़गानिस्तान की ख़वातीन। अच्छा, इसी तरीके के साथ जर्नलिस्ट, सिंगर्स, एंकर्स, 80% जो है फीमेल मीडिया फ़ारग हो चुकी हैं, और वैसे भी कोई फ्री मीडिया शीडिया कुछ नहीं है। तो ये इस किस्म की है कि सिस्टमेटिक ऑपरेशन है, मेंटल हेल्थ गिर रही है, और तो ये बहुत ये विशेष इंसानी किस्म की हुकूक की खिलाफ वर्जियों में तो कोई मिसाल नहीं है। मिसाल नहीं है कोई भी। अमारात इस्लामिया में फतवे जारी कर दिए जाते हैं, बैन कर दिया जाता है, दाढ़ी के हवाले से फतवे होते हैं, हर किस्म की ख़वातीन के पर्दे के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, और फिर उसी के बाद हमने देखा जो ग्रुप्स, मैंने कल आपसे बात की, रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो उभर रहे हैं, उनकी बुनियाद वो अक़दार नहीं है जिसकी बुनियाद पे अमारात इस्लामिया इस वक्त चल रही है, बल्कि वो आज़ादी के लिए, ख़वातीन के हुकूक के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए बात, उनकी लिबर्टीज़ के लिए बात करें। लेकिन सेठ साहब, उन सब के इत्तेहाद की, मिलकर रेजिस्टेंस के कितने चांसेस हैं दुनिया में ऐसी कोई देखिए, मिसाल कल हो? के प्रोग्राम में हमने आइडेंटिफाई किया था कि कम से कम 5 रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस पिछले 2-3 साल में उभरी हैं, जिसमें से कुछ ज़्यादा अहम रहे, कुछ नहीं है, मगर काम शुरू हो गया है। अब मैंने इशारा किया था कि इनमें से 1-2 ऐसी हैं जिन्हें शायद हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की ये रेजीम है, ये तो हमारे गले पड़ी हुई है। ये वो लोग हैं इनकी वजूद में ये आए हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने इनको बचाया, और अब देखिए किस तरीके के साथ ये हमारे साथ इनका रवैया, हमें तोड़ना चाहते हैं, और हमारे दुश्मनों को इन्होंने पनाह दी हुई है। तो मतलब है ये किस किस्म के लोग हैं, प्रॉक्सी बैटलफील्ड के तौर सारा पे कुछ कर रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान खिलाफ। और ये तो इसलिए अब वो कहते हैं, अमेरिका कहता था, इजराइल चाहता था रेजीम चेंज इन ईरान, अब हम चाहते हैं रेजीम चेंज इन अफगानिस्तान। एक सुप्रीम लीडर उधर, एक सुप्रीम लीडर इधर। तो अब ये है कि जो अफगानिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हमारे लोग मार रहा है, और जिन लोगों को उन्होंने पाला हुआ है, देर तालिबान, पाकिस्तान वाले और BLA वाले। जैसे सेठी साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग में बीजेपी की हुकूमत रुकावट है, आप समझते हैं अमारात इस्लामिया की जो ये सेटअप है, ये रुकावट है पाकिस्तान के साथ हालात मामूल पर लाने में, बेहतर बनाने में? हाँ, देखिए, नहीं, वो तो एक लीडरशिप है ना तालिबान की। आज अगर अखुदज़ादा नहीं होता तो जो अगला आएगा जी, वो क्या उसकी पॉलिसी होगी। लेकिन उसमें भी तो आपने 2 ग्रुप्स बताए थे। हाँ, मैंने बताया था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त की जो लीडरशिप है, अगर ये किसी तरीके से इसको तब्दील कर दिया जाता है, या हो जाती है, या इंटरनल रिवोल्ट हो जाता है, या इतना कुछ हो सकता है, तो अफगानिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है। फिर एक मौका मिल सकता है फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस थिंग्स। तालिबान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जिन लोगों को पनाह दी हुई है ना जी, वो तकड़े हो गए हैं। हाँ, वो तालिबान के खिलाफ भी किसी दिन खड़े हो सकते हैं, और यही उन्हें खतरा है, और अपनी बका के लिए और थोड़ा सा वो अपनी बका के लिए थोड़ा सा उनको भी खिलाते पिलाते हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए। हाँ। और फिर ये बड़े पावर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। जी। तो आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान रेजीम चेंज चाहेगा अफगानिस्तान में, बिकॉज अफगानिस्तान बहुत नुकसान कर रहा है हमारा, और ज़्यादती कर रहा है हमारे साथ। हालांकि इतने आसानी के साथ ये सारा कुछ हो सकता था, तजारत हो सकती थी, एक अच्छी रियासत बन सकती थी अफगानिस्तान, मगर ये जो तालिबान वहाँ आके बैठे हुए हैं, ये तो